नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज। आपके साथ मैं हूं पूजा परमार। हमारे खास कार्यक्रम अपनों उत्तराखंड में खबरों की शुरुआत करते हैं। 2022 में उत्तराखंड समेत 5 राज्यों के चुनाव के पहले सभी राजनीतिक पार्टियां जनता के दिलों को जीतना चाहती हैं। सभी पार्टियां जनता के बीच में काम कर रही हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी वात्सल्य योजना के तहत मुख्यमंत्री आवास में महिला प्रौद्योगिकी संस्थान देहरादून की 3 छात्राओं को चेक प्रदान किए। सीएम ने कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग की तृतीय वर्ष की छात्राओं को भी चेक प्रदान किए। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के तहत इन छात्राओं को 1 मार्च 2020 से 31 मार्च 2022 की अवधि का लिया गया शुल्क महिला प्रौद्योगिकी संस्थान देहरादून द्वारा वापस किया गया है। वहीं सीएम ने कहा, भविष्य में भी इन छात्राओं से संस्थान कोई शुल्क नहीं लेगा। इसका मतलब साफ है कि सरकार अपने काम से जनता के दिलों को जीतकर एक बार फिर राजनीतिक तिलक लगाना चाहती है। कुमाऊं मंडल में आई आपदा के दृष्टिगत दून विश्वविद्यालय के अध्यापकों और कर्मचारियों ने अपने 1 दिन के वेतन से मुख्यमंत्री राहत कोष हेतु कुल 1,52,601 रुपए की धनराशि दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ये चेक दून विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल ने सौंपा। मुख्यमंत्री राहत कोष हेतु प्रदान की गई इस सहायता राशि के लिए मुख्यमंत्री ने दून विश्वविद्यालय के अध्यापकों कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया। संविधान दिवस को लेकर हल्द्वानी में आपको बता दें, कुमाऊं मंडल में आपदा के दृष्टिगत दून विश्वविद्यालय के अध्यापकों और कर्मचारियों ने अपने 1 दिन के वेतन से मुख्यमंत्री राहत कोष हेतु 1 लाख से ज्यादा रुपए की राशि प्रदान की। संविधान दिवस को लेकर हल्द्वानी में बीजेपी अनुसूचित मोर्चा ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रेस वार्ता में बीजेपी अनुसूचित मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष संजीव कुंवर ने कहा कि पूरे प्रदेश में बीजेपी अनुसूचित मोर्चा संविधान दिवस पर संविधान गौरव यात्रा निकालेगी। उन्होंने बताया कि संविधान गौरव यात्रा प्रत्येक मंडल में अंबेडकर पार्क से निकाली जाएगी। आपको बता दें कि 6 दिसंबर को संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस है, जिसमें बीजेपी अनुसूचित मोर्चा तमाम कार्यक्रमों का आयोजन करेगी। भाजपा अनुसूचित मोर्चा द्वारा पूरे प्रदेश में संविधान दिवस के उपलक्ष्य में संविधान गौरव यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जिले के प्रत्येक मंडल में ऐसे संविधान गौरव यात्रा के रूप में हमारी यात्राएं निकलेंगी। इसका आयोजन हल्द्वानी में रामला ग्राउंड से अंबेडकर पार्क तक होना है जी। इसी के अलावा महापरिनिर्वाण दिवस जो 6 दिसंबर को होता है, उसको बड़े स्तर पे हम अनुसूचित मोर्चा इस बार करने वाला है। प्रत्येक मंडल में ये कार्यक्रम बड़े स्तर पे मनाए जाएंगे। उत्तराखंड में नई खेल नीति पर कैबिनेट ने मंगलवार को मुहर लगा दी है। इससे खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिलेगा। इसके साथ ही भोजन माता और PRD जवानों का मानदेय भी बढ़ा दिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में राज्य सचिवालय में कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में कुल 30 प्रस्ताव लाए गए, जिनमें से 28 पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी। इनमें महत्वपूर्ण खेल नीति 2021 भी शामिल है। खेल नीति लागू होने के साथ ही प्रदेश के खिलाड़ियों को राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाने का प्रोत्साहन मिलेगा। खेल नीति में एक और जहां हर साल प्रदेश भर के 2600 खिलाड़ियों को 2-2 हजार रुपए प्रतिमाह छात्रवृत्ति दी जाएगी, तो दूसरी ओर 8 साल की उम्र से ही खिलाड़ियों की पहचान के लिए फिजिकल एंड स्पोर्ट्स एप्टीट्यूड टेस्ट लागू किया जाएगा। मेगा इंडस्ट्रियल और इन्वेस्टमेंट नीति 2021 लाए हैं, जिसमें प्रदेश में औद्योगिक पूंजी निवेश तथा रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने हेतु 50 करोड़ से अधिक अचल पूंजी निवेश की बृहत औद्योगिक परियोजनाओं के लिए मेगा इंडस्ट्रियल एवं इन्वेस्टमेंट नीति 2021 लागू की गई। यह नीति 31 मार्च 2025 तक प्रभावी रहेगी। इस नीति के अंतर्गत वित्तीय प्रोत्साहन के रूप में, जिसके तहत इंटरेस्ट सब्सिडी,
SGST की प्रतिपूर्ति, स्टाम्प ड्यूटी और विद्युत बिलों की प्रतिपूर्ति, इसमें अनुमति किया गया है। नीति के अंतर्गत सभी सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृत मानचित्र एवं धारा 143 के अंतर्गत स्थापित होने वाली इकाइयां लाभान्वित होंगी। कोविड-19 के दृष्टिगत के अंतर्गत पूर्व में स्थापनाधीन इकाइयों के लिए उत्पादन करने की तिथि को भी 1 वर्ष का। देहरादून कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की पहली बैठक आज हुई। स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष अविनाश पांडे, सदस्य अजय कुमार और वीरेंद्र सिंह राठौर देहरादून में रहे। इसके अलावा बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव और सह प्रभारी नेता प्रतिपक्ष मौजूद रहे। दरअसल स्क्रीनिंग कमेटी की महत्वपूर्ण बैठकों में 2022 विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी अपनी टिकट का फॉर्मूला तैयार कर रही है, जिसमें सभी वरिष्ठ नेताओं की रायशुमारी ली जा रही है। पहली बैठक हो रही है यहाँ पे उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी के ऑफिस में, और आज पूरा दिन मीटिंग्स है। जैसे हमारे जिला अध्यक्षों के साथ मीटिंग है, भिन्न भिन्न जो प्रकोष्ठ है, डिपार्टमेंट्स है, सेल्स है, सबके अध्यक्षों के साथ मीटिंग है। और शाम को 4 बजे प्रेस ब्रीफिंग है। तो उसके बाद पूरे प्रेस को बताया जाएगा कि आज इस मंथन से क्या क्या डिसीजंस लिया गया है। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता देहरादून से जुड़ चुके हैं हरीश। जिस तरीके से कांग्रेस लगातार प्रयास कर रही है कि इस बार 2022 के चुनावों में विजयी रहे, क्या तैयारी है कांग्रेस की? हरीश, क्या अब तक बात पहुंच रही है? आपको बता दें, कांग्रेस लगातार प्रयास कर रही है कि 2022 के चुनावों में कांग्रेस विजय रहे। इसके लिए लगातार कांग्रेस देहरादून में मीटिंग कर रही है। उत्तराखंड के अलग अलग जिलों में मीटिंग की जा रही है और इसी के तहत कांग्रेस की कोर कमेटी की बैठक हुई, जिसमें पूर्व सीएम हरीश रावत भी मौजूद रहे और इसी के साथ में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता भी इस मीटिंग में शामिल हुए। और साथ ही आपको बता दें कि चुनावों को देखते हुए सभी वरिष्ठ नेताओं से रायशुमारी की जा रही है। आपको बता दें, उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई, जिसमें उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी मौजूद रहे और साथ ही कई वरिष्ठ नेता भी शामिल हुए, जिसमें आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर विशेष चर्चा हुई और साथ ही टिकट को लेकर भी चर्चा हुई। संवाददाता देहरादून से हरीश कनेड़ा जुड़ चुके हैं। हरीश, जिस तरीके से कांग्रेस तैयारी कर रही है, क्या तैयारियां 2022 की चुनाव को लेकर? तो देखिए, लगातार पूजा जिस तरह से आज कांग्रेस कमेटी की तरफ से जो तैयारियां की जा रही हैं 2022 को लेकर, आज इसी परिप्रेक्ष्य में आज जो अध्यक्ष हैं स्क्रीनिंग कमेटी के अविनाश पांडे, वो यहाँ देहरादून पहुंचे थे। कांग्रेस मुख्यालय में उनके द्वारा आज बैठक यहाँ पे की गई है। तमाम रणनीति जो है 2022 को लेकर के उसको यहाँ पे जो कार्यकर्ता हैं, जो यहाँ के जो नेता हैं, उनके साथ बातचीत की गई है और पूरा मंथन इस बैठक में किया गया है। वहीं जिस तरह से बात करें तो 2022 में किसी तरह से चूक न हो, इसको लेकर के भी मंथन किया गया है। वहीं अगर बात करें तो कुल उन्होंने कहा कि देश में बदलाव की हवा है और जो परिवर्तन है वो यहाँ की जो जनता है वो चाहती है कि परिवर्तन हो। लगातार उन्होंने महंगाई और बेरोजगारी का भी मुद्दा इसमें उठाया। साफ तौर पर अगर देखा जाए तो 2022 को लेकर के कहीं न कहीं जो कांग्रेस है वो पूरी तरह से तैयारी कर रही है, लगातार बैठक कर रहे हैं। और इसी बैठक में उन्होंने कहा कि जो स्क्रीनिंग कमेटी की जो बैठक आज हुई है उसमें सबसे ज्यादा उन्होंने कहा कि युवाओं को और महिलाओं को तवज्जो दी जाएगी और सबसे ज्यादा उनकी जो इधर से जो सुझाव लोगों के द्वारा दिए गए हैं उसमें उन्होंने कहा कि इस पूरे बैठक को लेकर उन्होंने कहा कि जो सबसे ज्यादा युवाओं और उनके नाम इसमें, लेकिन अब लगातार हरीश, जिस तरीके से कांग्रेस तो बैठकें कर रही है, लेकिन जो सीएम है उत्तराखंड के धामी जी, वो तो लगातार योजनाओं पे योजनाएं लागू करते जा रहे हैं। क्या प्रभाव पड़ेगा इसका?
निश्चित तौर पर जिस तरह से योजनाओं की बात करें कि जो इससे पहले 4.5 साल का जो बीजेपी सरकार का जो कार्यकाल रहा है उसमें कई ऐसी योजनाएं हैं जो धरातल पर नहीं उतर पाई, और अब जब से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम पद पे उस बात लगातार जो योजनाएं हैं वो खासतौर पे जी बिल्कुल शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आपको बता दें कांग्रेस की कोर कमेटी की बैठक हुई जिसमें आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर विशेष चर्चा हुई। विधानसभा चुनाव को देखते हुए उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर के बाजपुर के तहसील कार्यालय में 18 से 19 साल के समस्त मतदाताओं और मतदाता सूची में नाम दर्ज होने से वंचित मतदाताओं का नाम निर्वाचन नामावली में सम्मिलित किए जाने के संबंध में एक बैठक का आयोजन किया गया। ये बैठक एसडीएम राकेश चंद्र तिवारी की अध्यक्षता में की गई। बैठक में कई विभागों के अधिकारी कर्मचारी के साथ जनप्रतिनिधियों मौजूद रहे। इस दौरान एसडीएम राकेश चंद्र तिवारी ने कहा कि आगामी विधानसभा निर्वाचन के दृष्टिगत 1 नवंबर से 30 नवंबर तक मतदाता सूची के पुनरीक्षण चल रहा है, जिसको लेकर एक बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें सभी बीएलओ को निर्देशित किया गया है कि 1 जनवरी 2022 को 18 साल पूरे करने वाले सभी युवा मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में दर्ज किए जाएं। निर्वाचन आयोग के माध्यम से 1 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक इस समय स्पेशल समरी रिवीजन का कार्य चल रहा है, जिसमें जो 1 जनवरी 2022 के हड़ता तिथि के आधार पर नए वोटर से जो बनने हैं उनका नाम जोड़ा जाना है, उनके लिए फार्म 6 भरा जाना है। इसी तरीके से किसी की डेथ हो गई है या ट्रांसफ़र हो गए या डुप्लीकेसी हो गई है तो उनके लिए फार्म 7, और किसी भी अन्य किसी मतदाता के जिनके वोटर आईडी में करेक्शन है या वोटर लिस्ट में करेक्शन है उनके लिए फार्म 8 भरा जाना है। तो अभी हमारे 23 दिन हो चुके हैं। 23 दिन में हमारे ERO नेट के माध्यम से और ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों करीब 2500 तक। उत्तराखंड वानिकी अनुसंधान संस्थान परिसर में मंगलवार को जिला स्तरीय खेल महाकुंभ आयोजित किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ खेल महाकुंभ में आए अतिथियों का स्वागत किया गया। ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिताओं के विजेता खिलाड़ियों ने जिला स्तर पर प्रतिभाग कर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। इस दौरान कबड्डी का खेल देखने के लिए सबसे ज्यादा दीवानगी रही। जिला युवा कल्याण अधिकारी दीप्ति जोशी ने बताया कि जिला स्तर पर खेल प्रतियोगिता को बेहतर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। आज 2 साल बाद यहाँ पर जिला स्तरीय खेल महाकुंभ किया जा रहा है, जो 3 दिन का यहाँ पर खेल महाकुंभ है और कोविड की वजह से नहीं हो पाया है। इससे हमारे बच्चों के खिलाड़ियों के विकास में और उनके स्वास्थ्य में बहुत कमी हो आती है, क्योंकि खेल जो है हमारे बच्चों के लिए आज के दौर में बहुत ही ज़रूरी है स्वस्थ जीवन के लिए। और खेल के साथ साथ जो हमारे बच्चे विकास खंड से चयनित होकर आज यहाँ पर जिला स्तरीय स्तर पर उनका खेल प्रतियोगिताएं की जाती हैं, तो आज जो वो उन बच्चों का 8वें विकास खंड से आए हुए हमारे खेल प्रतियोगिताओं का जो चयन होगा वो नेशनल और इंटरनेशनल तक जाएगा। तो मैं इन सभी बच्चों को शुभकामनाएं देती हूं और आशा करती हूं कि उनका चयन ऊपर तक जाए। किन-किन प्रतियोगिताएं यहाँ पर आयोजित की गई? जी, खेल महाकुंभ 2021 की जनपद स्तरीय प्रतियोगिताएं यहाँ पर प्रारंभ हो रही हैं आज FTI के खेल मैदान में। अभी हम जो है अंडर 14, अंडर 17 और अंडर 21 इन 3 आयु वर्गों में एथलेटिक, कबड्डी, खो खो और बैडमिंटन प्रतियोगिताओं का आयोजन यहाँ पर कर रहे हैं। 3 दिवसीय प्रोग्राम है 23, 24 और 25 को। और बैडमिंटन प्रतियोगिता जो है वो हमारी शगुन गायत्री बैडमिंटन एकेडमी पीली कोठी में आयोजित की जा रही है, जो कि 24 और 25 को होगी। और इसमें हमारे शिक्षा, खेल विभाग, युवा कल्याण विभाग, पंचायती राज, ग्राम्य विकास, स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग सभी की पूरी एक टीम वर्क कर रही है। प्रियंका पांडे। खेल महाकुंभ में कौन-कौन सी प्रतियोगिताओं में आप भाग ले रहे हैं? मेरी 100 मीटर रनिंग और कबड्डी है। कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर? बहुत अच्छा लग रहा है सर। ब्लॉक से डिस्ट्रिक्ट लेवल में आनी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। कितनी तैयारी करके आए हो इस बार आप? तैयारी तो फुल है, तैयारी फुल है सर, फुल तैयारी। क्या कहना चाहते हैं खेल महाकुंभ को लेके? सर बहुत अच्छा गेम है, मतलब सही है प्रतिभागियों के लिए अपना हुनर दिखाने के लिए। वक्त हो गया ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।
ब्रेक के बाद स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हल्द्वानी के ऊंचा पुल में पीआरडी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष दिनेश प्रसाद और पीआरडी कार्यकारिणी का आज जनप्रतिनिधि की ओर से फूल माला पहनाकर जोरदार तरीके से स्वागत किया गया। जहां शपथ ग्रहण समारोह में कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे देहरादून में आयोजित कैबिनेट के चलते नहीं पहुंच पाए, तो वहीं कैबिनेट मंत्री के जनप्रतिनिधि सुरेश तिवारी की मौजूदगी में उन्हें शपथ दिलाई गई। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मंगलवार को कैबिनेट में पीआरडी जवानों के मानदेय में 70 दैनिक बढ़ोतरी कर जहां पीआरडी के जवानों ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया, तो वहीं नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष दिनेश प्रसाद का कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पीआरडी जवानों के लंबे समय से वेतन को लेकर चली आ रही मांग को पूरा किया है। राष्ट्रीय पासु देहरादून गए थे, माननीय मंत्री समय लेके आए थे, लेकिन कल 23 तारीख को कैबिनेट होने के कारण वो थोड़ा कुछ आज विलम्ब से वहाँ चले हैं। उनका कार्यक्रम आने का पूरा है, अगर बाई चांस नहीं आए तो अवश्य पहुँचने का कार्यक्रम है उनको। पीआरडी की तरफ से क्या क्या कार्यक्रम था, किस तरीके से आपकी मांगे थी जो मानी गई हैं? पीआरडी की तरफ से हमने उनको मांगे दी थी कि 365 दिन का रोजगार और युवा कल्याण विभाग से पीआरडी जवान को पीआरडी विभाग को पृथक करना, ये दो मांगों लेके हमारा होता। बाकी हमारे जो मानदेय है बहुत कम है, मात्र 500 रुपया है। उन्होंने इसमें 70 रुपये की इजाफा किया है कैबिनेट में, तो अब 2100 रुपये और बढ़ चुका है। उसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री बाकी विभागीय मंत्री का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। युवा कल्याण पीआरडी के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं दिनेश जी, उनके सम्मान का एक कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया है। क्योंकि इसमें विभागीय मंत्री के नाते माननीय अरविंद पांडे जी को पहुंचना था, लेकिन कल कैबिनेट की मीटिंग होने के कारण आज सुबह माननीय मंत्री जी वहां से चले, थोड़ा सा विलम्ब उनको हो गया। लेकिन जो उनकी मेन जो उद्देश्य है, अभी पिछले 3 दिन पहले हम दिनेश प्रसाद जी के नेतृत्व में माननीय मंत्री जी से देहरादून में मिले थे। चूँकि कल कैबिनेट की मीटिंग थी, परसों माननीय मंत्री जी के सामने दिनेश प्रसाद जी ने पीआरडी के जवानों की जितनी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को विस्तारपूर्वक माननीय मंत्री जी के सामने रखा था। माननीय मंत्री जी ने अपने पूरे विभागीय जो वरिष्ठ अधिकारी हैं प्रदेश। अल्मोड़ा जेल में देर शाम एसटीएफ की कार्रवाई के बाद जेल सुरक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। एसटीएफ की कार्रवाई के दौरान जेल में बंद आजीवन कारावास काट रहे कैदी से मोबाइल फोन, 2 हेडफोन समेत करीब 24,000 की नकदी बरामद हुई है। गुप्त सूचना के बाद एसटीएफ ने जेल में छापेमारी की। ये लोग जेल में बैठकर मोबाइल के जरिए चरस गांजे का धंधा चला रहे थे। अचानक हुई एसटीएफ की कार्रवाई के बाद जेल में बंद अन्य कैदियों समेत अधिकारियों और बंदी रक्षकों में हड़कंप मच गया। कार्रवाई के बाद देर रात दस्तावेज और अधिकारियों से पूछताछ लगी रही। जानकारी के लिए संवाददाता अल्मोड़ा से जुड़ चुके हैं। हरीश, जिस तरीके से जो ये कार्रवाई की है एसटीएफ ने, क्या कुछ जानकारी है? जी, मैं बता दूं, निश्चित तौर पर पिछले 2 महीने पहले भी यहाँ पर एसटीएफ ने 1,60,000 के साथ और 4 मोबाइल पकड़े गए थे। लगातार जेल में जो है इस टाइप की घटना हो रही है, जिसको लेकर पिछली बार जेलर को भी सस्पेंड किया गया था। वर्तमान में अभी जो है अल्मोड़ा पुलिस को जो है इसकी जांच के लिए सौंप दिया गया और पुलिस का कहना है कि इसमें जो है जांच की जा रही है और जो भी दोषी पाई जाएंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। और जिस तरीके से लगातार ऐसी जो घटनाएं हैं वो सामने आ रही हैं और जो कि उनको सामान है जो उनसे बरामद हुआ है वो किसके जरिए कैसे पहुंच जाता है जेल के अंदर? जी, मैं बताता हूँ, ये बहुत बड़ा सवाल उठता है कि जेल के अंदर जब कोई भी चीज नहीं पा सकती है तो ये ऐसे में जो है मोबाइल और पैसा और रुपया और ये जाना बड़ा एक बहुत बड़ा सवाल जो है जेल के ऊपर उठता है, जेल प्रशासन पर। और इसको लेके लगातार कार्रवाई भी की जा रही है और लगातार धरपकड़ भी की जा रही है। आगे ऐसी घटना ना हो, इसको लेकर क्या कोई तैयारी है? हाँ, आगे के लिए ऐसी घटना ना हो, इसको लेकर जो है पुलिस ने वहाँ पर चौकसी बरत की है। पुलिस लगातार वहाँ पर छापेमारी करी। एसटीएफ के बाद जो है एसओजी टीम भी वहाँ पर सर्च ऑपरेशन अपना लगाए हुए हैं। जी हरीश, बिल्कुल शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आपको बता दें कि अल्मोड़ा में जेल में कार्रवाई की गई है। अल्मोड़ा जेल में मंगलवार की देर शाम एसटीएफ की कार्रवाई के बाद जेल सुरक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं।
अब इस मामले में अल्मोड़ा कप्तान पंकज भट्ट ने बताया कि एसटीएफ की कार्रवाई के बाद इसकी विवेचना की जा रही है, जिसमें जेल में बंद आजीवन कारावास काट रहे कैदी महिपाल से मोबाइल फोन, 2 हेडफोन समेत करीब 24,000 नगद बरामद किए गए हैं और 2 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। इस मामले में गहन छानबीन की जा रही है। एसटीएफ द्वारा कल एक रेड की गई है अल्मोड़ा जेल में, जिसके आधार पर उनके द्वारा एक मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जिसमें महिपाल और अंकित बिष्ट के खिलाफ ये मुकदमा 116, 120B, 27 और 29 NDPS एक्ट के अंतर्गत इसकी विवेचना लोकल पुलिस द्वारा की जा रही है। और इसमें उत्तराखंड के बाजपुर के तहसील भवन में रजिस्ट्रार कानूनगो संघ के पदाधिकारियों ने 9 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान पदाधिकारियों ने मांग पूरी न होने तक काम बंद कर हड़ताल जारी रखने की बात कही। आपको बता दें कि उत्तराखंड रजिस्ट्रार कानूनगो संघ की तरफ से प्रदेश सरकार से लंबे समय से 9 सूत्रीय मांग की जा रही है, जहां मांग पूरी न होने पर रजिस्ट्रार कानूनगो काम बंद कर हड़ताल कर रहे हैं। इसी के चलते ऊधम सिंह नगर जिले के समस्त रजिस्ट्रार कानूनगो तहसील भवन में एकत्रित हुए, जहां पर रजिस्ट्रार कानूनगो ने धरना प्रदर्शन करते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हमारी 9 सूत्रीय मांगे हैं। हम 1 नवंबर से जो है नियमित रूप से जो है हड़ताल पे हैं। पूरे प्रदेश में हड़ताल सभी तहसीलों में है और हमारा जो धरना प्रदर्शन है मूल रूप से जो है राज्य परिषद में चल रहा है। और जो 9 सूत्रीय मांगे जब तक पूरी नहीं होंगी तब तक हम लोग जो है कार्य बहिष्कार पर हैं। कल पूरे प्रदेश के रजिस्ट्रार कानूनगो देहरादून में माननीय अध्यक्ष जी का घेराव करेंगे और अपना जो हमारा मूल पद है उसके लिए जो है परित्याग के लिए हम सब लोग जो है कल माननीय अध्यक्ष जो हमारे ओम प्रकाश जी हैं उनको हम प्रत्यावेदन देंगे अपना। यदि हमारी प्रदेश सरकार अब सख्ती में आ गई है। लापरवाह और काम न करने वाले अधिकारियों पर नकेल कसने की तैयारी की जा चुकी है। इसी कड़ी में अल्मोड़ा के सीएमओ का तबादला कर दिया गया है। डॉक्टर RC पंत को अल्मोड़ा के नए सीएमओ की जिम्मेदारी दी गई है। पदभार ग्रहण करने के बाद डॉक्टर पंत ने कहा कि जनपद की सभी स्वास्थ्य समस्याओं को गंभीरता से देखा जाएगा और जो भी खामियां होंगी उनको तत्काल पूर्ण किया जाएगा। जिले में जो हमारी स्वास्थ्य सेवाएं हैं काफ़ी बेहतर हुई हैं और हम इस दिशा में प्रयास करेंगे कि और कैसे बेहतर किया जा सकता है। हालांकि चुनौतियां हैं क्योंकि जो हमारे संसाधन हैं उसमें जो कमी होगी तो उसको उच्च अधिकारियों को अवगत कराया जाएगा। अभी हमारे आपराधिक वारदातों को अंजाम देकर जेल की हवा खाने वाले शातिर ठग आपराधिक गतिविधियां छोड़ने का नाम नहीं ले रहे हैं। ये वजह है कि जेल की हवा खा चुका एक शातिर ठग अपने 2 साथियों के साथ फिर ऋषिकेश में दूसरी बार वारदात को अंजाम देने के लिए पहुंच गया। बता दें कि देहरादून रोड स्थित एक बैंक में बुजुर्ग से 30,000 की ठगी करने के बाद फरार हुए तीनों ठगों को पुलिस और एसओजी की टीम ने धर दबोचा है, जिसके कब्जे से 22,000 नगद, ST ATM कार्ड, आधार कार्ड और एक बाइक बरामद की है। पीड़ित बुजुर्ग ने भी आरोपियों की पहचान कर ली है। पुलिस ने शहर वासियों से अनजान लोगों की चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आने के लिए अपील की है। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार मामले के खुलासे में पुलिस के साथ एसओजी की टीम ने अपनी अहम भूमिका निभाई। ये 3 ठग पकड़े हमने, शिव कुमार और उसके साथी सुरेंद्र कुमार। ये यहाँ ऋषिकेश में आगे रुड़की से नकली गड्डियाँ बना के लोगों को ठगते थे, उनको जो है अपने जाल में फंसाते थे। ये पहले भी शिव कुमार यहाँ से जेल जा चुका है और इन तीनों को पकड़ा है। इनके कब्जे से करीबन 22,000 रुपये मौके पर बरामद हुए हैं। ATM कार्ड है, आधार कार्ड है और बैंक स्टेटमेंट बरामद हुए हैं। जो कंप्लेन वारदात करी थी और क्या ठगा था उनसे? बैंक के बाहर ठगा था और उसको बेवकूफ़ बनाया था कि जो है हम तेरे 30,000 रुपये को 1 लाख रुपये कर देंगे, इस टाइप से बेवकूफ़ बनाते थे। अपनों उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।